हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से PWITJM CSR नेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल जी आप सभी लोगों को नमस्कार भाई। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSR नेट केमिकल साइंस एग्जाम के बारे में। CSR नेट एक ऐसा एग्जाम जो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज साथ लेकर आता है। एक काफ़ी अच्छा एग्जाम जिसका दर्जा काफ़ी ऊंचा माना जाता है ना। सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सारी चीज़ें ये सिखा देता है जब इसकी हम तैयारी करते हैं। तो इस एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी बातें आपको पता होनी चाहिए वो सारी बातें आज हम करेंगे। क्या सिलेबस रहता है, कट ऑफ कैसे रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न इसका अगर समझ लिया तो आई थिंक पेपर भी समझ में आ जाता है ना। किसी भी एग्जाम को तैयारी करने से पहले उस एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम से पढ़ने के लिए पहले एग्जाम को पढ़ो भाई, क्या है वो एग्जाम, और उसके मार्क एनालिसिस भी हम करेंगे कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आते हैं। वो सारी बातें भी हम करने वाले हैं। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए होने वाली है जो CSR नेट के बारे में सोच रहे हैं या CSR नेट की जर्नी में है, या फिर उन्होंने जस्ट अभी BSc की है, जैम किया है और CSR नेट उन्हें कभी ना कभी देना है। तो उन सभी लोगों के लिए वीडियो है। ये CSR नेट जो एग्जाम होता है, दो कट ऑफ इसकी निकलती है। किस किस चीजों के लिए होता है ये हमें पहले पता होना चाहिए। एक होता है JRF के लिए एंड एक होता है फेलोशिप के लिए। मतलब एग्जाम एक ही है, कट ऑफ दो निकलती है। कट ऑफ दो यहां पर निकलती है, एक JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलती है और एक आपकी LS कट ऑफ निकलती है। LS मतलब लेक्चरशिप, है ना। लेक्चरशिप की कट ऑफ जाती है और एक जाती है JRF की। JRF की जो कट ऑफ होती है वो आपको PhD में स्टाइपेंड दिलाती है ना। अगर आप JRF की कट ऑफ क्वालिफाई करते हो तो PhD में आपको स्टाइपेंड मिलता है जब आप PhD के लिए जाओगे। और LS से लेक्चरशिप से आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर पोस्ट निकलती है और आप LS क्वालिफाइड हो तो आप एलिजिबल हो वहां पर अप्लाई करने के लिए, अगर आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पर्टिकुलरली आ रहे हो तो, है ना। कुछ लोग PhD डिमांड करते हैं, कुछ कॉलेजेस PhD डिमांड करते हैं और कुछ जस्ट नेट क्वालिफाइड होने से भी एग्जाम के लिए आपको एलिजिबल मानते हैं, उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल मानते हैं। इनफैक्ट नेट क्वालिफाइड होना कई एग्जाम्स की, कई जॉब्स की, कई अलग अलग जॉब्स की, कई अलग अलग एग्जाम्स की एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है ना, कि भाई ये नेट क्वालिफाइड है। ठीक है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी ये होता है। एग्जाम ये 2 बार होता है ना। अक्सर 2 बार ही होता है और अब वो 2 बार ही होने वाला है। एक ये जून में होता है भाई, है ना, और एक ये एग्जाम दिसंबर में होता है। जून का अभी एग्जाम हुआ है, जून 2। अब साइकिल एकदम ठीक हो गया है ऐसा हम उम्मीद करेंगे और ऐसा ही है भाई, है ना। पहले थोड़ा सा कोविड के कारण बिगड़ा था। जून में एग्जाम होता है, दिसंबर में एग्जाम होता है। साल में 2 मौके हमें मिलते हैं। अगर कोई मास्टर्स में है, किसी ने BSc में जब एंट्री ली है और 6 महीने की आराम से तैयारी करके BSc करने के बाद 6 महीने आराम से भी तैयारी कर ले वो, है ना, साथ साथ मास्टर के साथ साथ भी अगर कोई करना चाहे, या फिर मास्टर्स के बाद भी कोई लोग करते हैं, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मास्टर के साथ साथ भी सोचें, क्योंकि 4 अटेम्प्ट तो आपके पास मास्टर्स में भी होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर्स है आपकी, मगर आप अपीयरिंग में हो, अगर MSc आपकी चल रही है तो भी ये एग्जाम आप दे सकते हो, क्योंकि एग्जाम जब आपका क्लियर होगा तो उसके विद इन 2 ईयर्स में आपको डिग्री दिखानी होती है। तो अगर आप लेट सपोज फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो अगले 2 सालों में आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो ही जाएगी। तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी नेट क्वालिफाइड करते हो वो भी वैलिड है, ये बात ध्यान रखना। एग्जाम 3 घंटे का होता है, मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं। और किस किस तरीके से अब इसका पैटर्न रहने वाला है उन सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं। ये एग्जाम बेसिकली PhD में हेल्प करता है। जो लोग PhD करने वाले हैं उन्हें एक तरीके से स्टाइपेंड दिलाता है। अपनी स्टाइपेंड 31,200 के अराउंड वो वेरी भी करता है भाई, है ना। और अगर LS की कट ऑफ क्वालिफाइड होती है तो वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आप वैलिड माना जाता है। ये ध्यान रखना, कोई भी JRF की कट ऑफ क्वालिफाइड करता है तो LS अल्टीमेटली क्वालिफाइड है ही है। अगर LS की कट ऑफ JRF की कट ऑफ लगभग 100 जा रही है तो LS की 90 जाएगी। तो किसी ने अगर 100 नंबर लाया हुआ है तो वो LS भी क्वालिफाइड माना जाता है। हम क्या बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। आइए देखिए, तो ये है इसका एग्जाम पैटर्न। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न समझते हैं कि कैसा क्वेश्चन पेपर होता है। क्वेश्चन पेपर आपका ऑनलाइन मोड ही है भाई, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। टोटल क्वेश्चन 120 होते हैं, बट आपको 120 क्वेश्चन नहीं करने होते हैं। यहाँ पे अटेम्प्टेशन होती है कि आपको कुछ चीजें अटेम्प्ट करोगे, कुछ चीजें आप छोड़ोगे, ये ध्यान रखना। जैसे कि पहला होता है पार्ट ए। पार्ट ए आपका जो होता है वो जर्नल एप्टीट्यूड का होता है ना। जर्नल एप्टीट्यूड होते हैं, मतलब ये सब्जेक्ट का नहीं है, आपका केमिस्ट्री का नहीं है, जर्नल एप्टीट्यूड है। इसमें 20
क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आप मैक्सिमम 15 ही अटेम्प्ट कर सकते हो। 16th भी आप अटेम्प्ट करने जाओगे तो वो अटेम्प्ट नहीं होगा, मैक्सिमम आप 15 ही अटेम्प्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स यहां पर आपको इससे मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं भाई? 30 मार्क्स मैक्सिमम यहां से आप उठा सकते हो। अब देखो इसकी तैयारी की है या नहीं की है, फिर भी अगर यहां पर आप नॉर्मल क्वेश्चन भी देखो, है ना, नॉर्मल अगर आप 5-6 क्वेश्चन भी यहां पर कर लो, 20 में से 5-6 क्वेश्चन, मतलब करने तो 15, मैक्सिमम 15 है, अगर आपके 5-6 भी ठीक हो जाते हैं तो 10 to 12 या 10 to 15 का भी अगर यहां से उठा लिया, 10 मार्क्स भी यहां से उठा लिए तो भी एक काफी सारी चीजें हमें बन जाती है, ये ध्यान रखना। और मतलब उठाया जा सकता है ना, 10 से 15 मार्क्स का आराम से उठाया जा सकता है। कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं कि इसकी मिरर इमेज क्या है ना। वैसे तो फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना, फॉर्मूले थोड़े आपको पढ़ने जाने पड़ते हैं। सिलेंडर के फॉर्मूले, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, किसी भी अलग अलग चीज़ों के लिए, क्यूब के लिए, सिलेंडर के लिए, या फिर स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए, ये छोटी हाइट डिस्टेंस वाली चीज़ें, प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ें, ये बेसिक वाली बातें, रीजनिंग वाली बातें यहाँ पर आ जाती है। बट 5-6 क्वेश्चन करने के लिए मतलब एक जनरल आइडिया चाहिए होता है, बस इतने हम साइंस के स्टूडेंट हैं और इतनी बड़ी लेवल पे हैं तो 5-6 क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगर 10 मार्क्स भी यहाँ से उठ जाएं तो काफ़ी हो जाता है। फिर आता है पार्ट बी। ये दोनों जो पार्ट हैं, ये आपका केमिस्ट्री का है। ये किसका है भाई? ये केमिस्ट्री के हैं, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पर आपको केमिस्ट्री मिलती है, ये बात ध्यान रखना। पार्ट बी है आपका 40 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट बी में 40 क्वेश्चंस होते हैं। अटेम्प्ट आप मैक्सिमम 35 कर सकते हो, ये बात ध्यान रखना। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 35 × 2, ये आपका बन गया कितना? 70 मार्क्स। 70 मार्क्स यहां से आपके होते हैं, 70 और 30, 100 मार्क्स का पार्ट ए और पार्ट बी आता है। नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 रहती है, 1/4 रहती है यहाँ पर 0.5 और यहाँ पर 1 मार्क्स नेगेटिव में जाता है, ध्यान रखना। अब देखो यहां पर ये 70 मार्क्स का हो गया। इसके क्वेश्चन इसके कंपैरिजन थोड़े से हम कहते हैं ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बट हाँ, फिर हम पार्ट बी को पार्ट बी के नाम से ही जज करते हैं। मतलब हम कहते हैं ना भाई 2 मार्क्स के रिस्पेक्टेड में ये थोड़ा सा मुश्किल था। ऐसे जैसे कि कभी हम थ्योरेटिकल एग्जाम दे रहे होते हैं तो हम कहते हैं ना भाई ये क्वेश्चन तो 6 मार्क्स में आना चाहिए था। तो कभी कभी जब मुश्किल आता है तो ये बात निकल कर आती है। बट पार्ट बी है 70 मार्क्स का। पार्ट सी टोटल क्वेश्चन, मतलब ये करता धरता है भाई, ये करता धरता है। अगर इसको किसी ने कर लिया अच्छे से तो सब कुछ हो सकता है। पार्ट सी में टोटल क्वेश्चन देखो 60 है। अटेम्प्ट कितने करने हैं? 25, 35 मतलब लीव करने हैं आपको। जितने अटेम्प्ट करने हैं उससे ज्यादा छोड़ने हैं भाई, ये बात ध्यान रखना। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 25 × 4 यानी कि 100 मार्क्स का ये पेपर होता है। ये करता धरता है भैया। पार्ट सी अगर किसी ने अच्छे से कर लिया, अब देखो 60 में से 25 करने हैं। अगर 25 के अलावा 20 भी किसी के ठीक हो जाते हैं ना, यहां पर 20 भी किसी के ठीक हो जाते हैं। चलो रफ आइडिया लेके देखते हैं, एक रफ आइडिया लेकर देखते हैं। पार्ट सी हमारे पास है, पार्ट सी हमारे पास है। अगर कोई 20 भी यहां से ठीक कर दे, है ना, 20 भी अगर कोई यहां से ठीक कर दे और 5 रोंग कर दे, क्योंकि 25 अटेम्प्ट तो आई थिंक कोई 5-6 महीने तैयारी करके जा रहा है तो 25 अटेम्प्ट तो करेगा। उसका पहला काम ही ये है कि वो 25 अटेम्प्ट करेगा ही करेगा। 20 ठीक करे और 5 गलत अगर उसने किए तो कितने नंबर हुए? 20 से 80 आएंगे और 5 नेगेटिव के चले गए, लगभग 75 यहां पर उठाया जा सकता है। 10 मार्क्स अब तो यहां से हम कह रहे हैं कि अगर 5 क्वेश्चन भी यहां से कर लिए, 10 मार्क्स यहां से उठा लोगे, 75 और 10 85, और यहां से 70 मार्क्स है। 70 मार्क्स में से भी अगर आप मतलब ये लगा लो 20-30 तो आराम से, 30 क्या 70 में से 40 मार्क्स आराम से उठाए जाते हैं, है ना। यहां से आप ये समझ के चल लो कि अगर मैं 10 मार्क्स यहां से उठा लूं, है ना, एक रफ आइडिया ले रहा हूं, 10 अगर यहां से नहीं उठाने तो फिर यहां इन दोनों में बहुत ज्यादा काबिलियत रखो, इन दोनों में बहुत ज्यादा काबिलियत रखो। यहां पर लेट सपोज आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 35 अटेम्प्ट करने हैं ना। पार्ट बी यहां पर लिखता हूं भाई, एक बारी पार्ट बी यहां पर देखते हैं। ये तो चलो पेपर जब करने जाएंगे तब पता लगेगा ही हमें। पार्ट बी में आपके पास आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं, 35 अटेम्प्ट करने हैं। तो लेट सपोज अगर आप 20 से 22 भी ठीक कर लेते हो, 20 से 22 भी ठीक कर लेते हो, तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर 30 to 35 मार्क्स भी यहाँ पर लगाकर चले, है ना, इतने मार्क्स भी हम यहाँ पर लगाकर चलें, 30 to 35 यहाँ पर हो गए और 10 वहाँ पर हो गए, तो ये आपका आराम से कितना जा रहा है? ये पार्ट ए हो गया, पार्ट ए यहाँ पर हो गया, ये 10 मार्क्स हो गया। कितने हो गए? 75,
और 30 आपके हो गए 105 और 10 115, तो 115 से 120 तक आप आराम से पहुंच सकते हो। और कभी भी इतना नहीं गया कि 115 और 120 मार्क्स में नेट क्वालिफाइड ना हो, नेट क्वालिफाइड जेआरएफ क्वालिफाइड ना हो, वो आराम से हो जाता है। पार्ट ए में अगर कोई 10 मार्क्स, ये जस्ट एक आइडिया है, ऑब्वियसली इससे तो बहुत ज्यादा लाने हैं भाई, है ना। ये मैं आपको बता रहा हूं कि इतना एक बहुत बड़ा हवा नहीं है। एग्जाम को पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम को जानना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हैं, किस किस चीजों से हमें करने वाले हैं। पार्ट सी यहां पर करता धरता है, ये बात ध्यान रखना। 25 से 25 भी ठीक किए भाई, जो टॉपर्स लोग होते हैं वो 25 के 25 भी ठीक कर देते हैं। अब देख लो 25 के 25, क्योंकि कट ऑफ आप देखोगे अभी 50% के आसपास कट ऑफ रहती है ऑन एन एवरेज, मतलब 100 105 कभी कभी 95 भी गई है, मगर 100 105 एक रफ आइडिया हम लगाकर चलते हैं, ये मैक्सिमम कट ऑफ होती है। 115 और 120 नंबर अगर कोई ला रहा है तो वो हमेशा हमेशा सेफ साइड पे है। नेट क्वालिफाइड जेआरएफ क्वालिफाइड ही करना है ना, वो एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। मतलब ऑब्वियसली अगर आपकी अच्छी रैंक है तो आपको एक पॉइंट मिलते हैं, आपके रेज्यूमे में पॉइंट ऐड होते हैं, बट क्वालिफाइड करना एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है। जैसे कि गेट एग्जाम में लेता हूं, गेट आप क्वालिफाइड हो तो इतना बहुत बड़ा आपको वो नहीं मिलेगा कि भाई आप गेट क्वालिफाइड हो। गेट में रैंक की डिमांड होती है, गेट और जैम, इसमें क्वालिफिकेशन ठीक है, क्वालिफिकेशन कट ऑफ इसकी बहुत कम जाती है। आप क्वालिफाइड हो, ठीक है, मान लिया आप क्वालिफाइड हो, वो पर वो आपके रेज्यूमे में 4 चांद नहीं लगा रहा। गेट और जैम आपकी रैंक मांगता है कि भाई कितनी रैंक है, टॉप 200 टॉप 100 में हो या नहीं, इस तरीके से रैंक मांगता है। मगर नेट जेआरएफ अगर आप क्वालिफाइड भी हो तो वो एक ऑब्वियसली अगर आप रैंक अच्छी लाते हो तो दर्जा ऊपर है ही है, बट इसके क्वालिफिकेशन को भी अच्छा माना जाता है, ये बात ध्यान रखना। ये जस्ट एक पैटर्न था, ये कुछ नहीं है कि ऐसा ही करना है, हमें इतने इतने मार्क्स ही लाने, मुझे यहां पे 25 में से 25 ठीक करने हैं, ये भी ध्यान रखना। ये रफ आइडिया, हम जस्ट एक एवरेज लेकर चल रहे थे कि कैसे कैसे होगा। आगे चलेंगे, आगे सिलेबस की हम थोड़ी सी बात करेंगे, है ना। पहले हम सिलेबस जैसा साइट पर मेंशन है, जैसे CSIR की जो साइट है उसमें जो सिलेबस मेंशन है उसको हम देखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद हम कैसे कैसे मार्क्स एनालिसिस होते हैं, किस चैप्टर में से कितना मार्क्स आता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। आराम से देखना, देखो सिलेबस जो लिखा होता है ना और जब आप पढ़ते हो वो बहुत ज्यादा अलग होता है। सिलेबस जैसे छोटी सी हेडिंग डाल दी, और मगर जब उसको पढ़ने जाओगे तो भैया पता नहीं उसके लेक्चर्स कितने कितने ज्यादा होंगे। हाँ, अगर कोई CSIR की तैयारी कर रहा है तो समझो उसने सब्जेक्ट को पूरा पी लिया है, सब्जेक्ट उसने पूरा जान लिया है। इसीलिए कहते हैं अगर तैयारी कर रहे हो तो पूरा टाइम देके करो, है ना। ऐसे जल्दबाजी में भागने की जरूरत नहीं है, समय लो, क्योंकि इसमें आपको 5 साल का तो पढ़ना ही है, 5 से 6 साल का लगभग पढ़ना ही है। BSc पूरी, MSc का पूरा जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ना होता है, थोड़ी बहुत चीजें और भी पढ़नी होती है, थोड़ा बहुत बेसिक्स में भी टाइम जाता है, जो बिल्कुल बेसिक आइडिया होता है। 11th 12th की भी छोटी छोटी बिल्कुल माइनर बातें भी आपको देखनी होती है। और ऐसा बात नहीं है बेसिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई, ये जस्ट साइड से ही लिया हुआ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सिलेबस है भाई, है ना। पीरियोडिसिटी में उन्होंने सिर्फ पीरियोडिसिटी मेंशन कर रखा है, तो यहां पर और इससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, है ना। इससे आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और एक आयनिक रेडियाई भी लगा लो आप, इन तीनों से तो क्वेश्चन आते ही हैं। आयनिक रेडियाई, है ना, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है वो। आयनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहां से क्वेश्चन वो अक्सर पूछते हैं। देन उसके बाद आपका ये केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ये आपका क्या हो गया, पूरा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हो गया, ये आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर हो गया, ठीक है भाई। इससे भी अक्सर क्या, इससे भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और अभी मैं आपको मार्क्स एनालिसिस करके बताऊंगा। उसके बाद एसिड बेस एक चैप्टर है ना, एसिड बेस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, इससे भी क्वेश्चन दिखते हैं। देन आपका मेन ग्रुप केमिस्ट्री, मेन ग्रुप केमिस्ट्री यहां पर बिल्कुल छोटा सा संसार लिखा हुआ है, बट ये बहुत बड़ा संसार है, और वो कोई भी क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मेन ग्रुप केमिस्ट्री से रिलेट करके पूछ लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा संसार है, ये ध्यान रखना। उसके बाद हमारे पास ये एक बहुत बड़ा संसार है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना, मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ये, जस्ट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इसमें भी अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, अलग अलग सिलेबस है इसका भी। जैसे स्पेक्ट्रा इसका एक चैप्टर है ना, बुक्स में आप देखोगे तो चैप्टर वाइज लिखे हुए हैं, ट्रांजिशन एंड स्पेक्ट्रा। और आपकी बॉन्डिंग थ्योरीज में आपकी अलग अलग थ्योरीज आती हैं, VBT, CFT, ये सब आती है। देन आपके पास स्पेक्ट्रा से रिलेटेड बातें, ओर्जल डायग्राम, तनाबे सुगानो डायग्राम, उनसे ट्रांजिशंस के बारे में, कलर थ्योरी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, है ना, स्पिन क्रॉसओवर फिनोमिना, टेम्परेचर वाली बातें, टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सब नेट का जो ऐड होता है, जो जैम में नहीं होता। और फिर आपके
जैसे जैम में रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत माइनर होता है, बट नेट में बहुत सारा रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पढ़ना होता है और विद रेफरेंस पढ़ना होता है। तो यहाँ पर हम रेफरेंस बुक के बारे में भी बात करेंगे, मैं आपको बुक्स भी बताने वाला हूँ, रेफरेंस बुक भी, वो भी हम बात करेंगे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यहाँ पर हमारा होता है OMC, ये पूरा दोनों OMC के अंदर ही आता है ना। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी फिजिकल केमिस्ट्री भी, फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक भी होते हैं, एनालिटिकल में ही पढ़ाए जाते हैं, जैसे एरर से रिलेटेड है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, वो भी एनालिटिकल में ही पढ़ाया जाता है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी आजकल इससे भी क्वेश्चन आते हैं, इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं भाई। उसके बाद इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा है ना, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन आते हैं। देन न्यूक्लियर केमिस्ट्री है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कुछ चीजें तो इसकी काइनेटिक से रिलेट होती हैं और कुछ चीजें इसके थोड़े से और अलग होती हैं, जैसे लिक्विड ड्रॉप मॉडल वगैरह, वो सब यहाँ पर हमें पढ़ना होता है। तो अगर मेजर चैप्टर की बात करें, ये दोनों चैप्टर एक साथ पढ़े जाते हैं, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद आपके पास मेन ग्रुप मेजर है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत मेजर है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स भी बहुत मेजर है, ये बात ध्यान रखना। ये दोनों ही ऑर्गेनोमेटेलिक्स में आ रहे हैं, ये 7 और 8। तो इसके अभी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। सिलेबस हमेशा अपने पास रखा होना चाहिए, बट मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सिलेबस से भी हटके थोड़ी बहुत चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं, है ना। जस्ट सिलेबस की हेडिंग से भी नहीं, इसके अंदर बहुत, जैसे उन्होंने ये रिएक्शन मैकेनिज्म इतना छोटा लिख रखा है, बट रिएक्शन मैकेनिज्म एक बहुत बड़ा संसार है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत बड़े बड़े इसमें टॉपिक्स हैं जो पढ़ने होते हैं और जो पढ़ाए जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, कभी पढ़ोगे कभी जुड़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। फिजिकल केमिस्ट्री किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, पहले 4 यूनिट तो आपकी क्वांटम केमिस्ट्री ही ले जाती है। जैसे ये क्वांटम केमिस्ट्री का एक बेसिक जो ऑपरेटर एंड ऑपरेटर अलजेब्रा जिसे हम कहते हैं, है ना, ऑपरेटर कम्यूटेटर वगैरह, वो सारी चीजें यहाँ पर होती है। उसके बाद जब हम क्वांटम में थोड़ा सा आगे जाते हैं, क्योंकि क्वांटम में आप क्या पढ़ते हो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, किसी भी क्लासिकल मैकेनिक्स में आप सीधा सीधा उसकी वैल्यू निकाल रहे होते हो, किसी भी ऑब्जर्वेबल की, लेट सपोज कोई मोमेंटम है उसकी आप सीधा वैल्यू निकाल लेते हो। मगर क्वांटम मैकेनिक्स में आप सीधा वैल्यू नहीं निकाल सकते, फॉर्मूले नहीं होते। आपको क्या करना होता है, आपको बेसिक आइडिया लेना होता है, एक ऑपरेटर वगैरह सिस्टम आपको पढ़ना होता है और उससे आप वैल्यू निकालते हो। फिर एक्सपेक्टेशन वैल्यू आने लगती है, एवरेज वैल्यू आने लगती है, बट वो एग्जैक्ट नहीं आती है। फिर उसके बाद हम दूसरी यूनिट पे चलते हैं। दूसरी यूनिट अप्रोक्सीमेट मेथड में होती है, इसमें वेरिएशनल प्रिंसिपल आता है और पर्टर्बेशन मेथड आता है, ये दोनों आते हैं और इनकी कुछ एप्लीकेशंस क्या है, मतलब एक तरीके से क्वेश्चंस, है ना। जैसे पहले हम ये पढ़ते हैं, पर्टर्बेशन का 0 ऑर्डर पढ़ लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लेते हैं, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम वहां पर देखते हैं, किसको देखते हैं, एप्लीकेशंस को देखते हैं। उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखो, ये जो थर्ड यूनिट है इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, जो थोड़ा सा पीरियोडिसिटी में भी कंप्लीट होता है, जब हम क्वांटम नंबर्स वहां पर पढ़ रहे होते हैं वहां पर भी बताया जाता है। टर्म सिंबल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी कंप्लीट होता है, जैसे कि डाई एटॉमिक टर्म सिंबल जब हम पढ़ते हैं, है ना, डाई एटॉमिक टर्म सिंबल आपने कभी इस तरीके का कुछ देखा हो, 2s+1, इस तरीके से बनती है जो चीज़ें, है ना। यहाँ पर G और U अनजीरेड यहाँ पर होता है, प्लस माइनस यहाँ पर होता है, इस तरीके की ये टर्म सिंबल आप उसमें भी पढ़ते हो, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी, ठीक है। तो ये पहली 4 यूनिट आपकी क्वांटम केमिस्ट्री से ही रिलेट होती है। ये चारों क्या है, ये 4 क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, क्वांटम केमिस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं। उसके बाद आपका जो 5th टॉपिक आता है ना, देखो ये दोनों चीजें बेसिक आप बीएससी में नहीं पढ़ते हो, बट इतना तो ये भी नहीं पढ़ते हो आप बीएससी में। बीएससी में सिर्फ ऊपर की ही चीजें होती है, ऊपर वाली चीजें होती है, ये तीनों ही नहीं होती हैं, और ये ग्रुप थ्योरी भी नहीं होती है, बट यहां पर आपको पढ़ना होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वांटम केमिस्ट्री देन ग्रुप थ्योरी। उसके बाद आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू होती है, ये भी बीएससी में बहुत कम होता है, यहां पर बहुत सारा होता है, क्योंकि इसमें रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इन सबको पढ़ते हुए आप आईआर और मतलब रमन के साथ भी जोड़ते हो, चीजें कंबाइन करके आप चीजें पढ़ रहे होते हो, तो यहां से भी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट बनता है, अच्छे खासे क्वेश्चन यहां पर बनते हैं, तो यहां पर ये डन होता है। फिर आता है आपके साथ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, है ना। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ही रिलेट करता हुआ आगे कई चैप्टर जोड़ता है, जैसे पूरा थर्मोडायनेमिक्स यहां पर आ गया, है ना। उसके बाद आपका गैसियस वाला भी कॉन्सेप्ट इधर ही आता है, फेज इक्विलिब्रियम वाला भी कॉन्सेप्ट इधर ही आता है, और सॉल्यूशन वाला भी इधर ही दिखाया हुआ है। बट आप जब पढ़ने जाओगे तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स के बाद उसका स्टेट थर्मो पार्ट वाला वो होता है, वो भी पढ़ाया जाता है। देन गैसियस एक चैप्टर होता है,
स्पेस इक्विलिब्रिया जो इक्विलिब्रियम हम कहते हैं उसको पढ़ा जाता है। सॉल्यूशन से नेट में बहुत कम क्वेश्चन है, बट उससे भी गेट में क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी एक चैप्टर माना जाता है। ठीक है भाई, ये सिलेबस आपको साइट पर मिल जाएगा। उसके बाद स्टेट थर्मो एक अलग चैप्टर है जो कि आ रहा है एग्जाम में, पिछले कई सालों से इसकी वेटेज बढ़ती ही जा रही है और काफी इंपॉर्टेंट भी रखता है। जब समझने बैठो इसको तो अच्छे से समझा जा सकता है, बहुत प्यार से समझा जा सकता है, मतलब इंटरेस्ट बना देता है। फिजिकल केमिस्ट्री के ये चैप्टर क्वांटम केमिस्ट्री, स्टेट थर्मो काफी इंटरेस्ट बना देते हैं, तो इसको भी देखना होता है। देन उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, सरफेस केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट, पॉलीमर एंड डाटा एनालिसिस, जो मैंने आपको कहा कि हम एनालिटिकल में भी पढ़ते हैं। मैं जस्ट आपको सिलेबस समझाने निकला हूं कि सिलेबस को कैसे डील करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आयुपेक नोमेनक्लेचर जो बेसिक होता है, उसके बाद जीओसी बताई जाती है ना, जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बेसिकली जीओसी ही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम चल रहे होते हैं। देन स्टीरियो केमिस्ट्री एक चैप्टर बन जाता है, एरोमेटिसिटी, जीओसी एंड एरोमेटिसिटी पढ़ा जाता है। पहले जीओसी पढ़ा जाता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर एरोमेटिसिटी पढ़ा जाता है, उसी को फिर एसिड बेस से हम इंटरलिंक करते हैं एंड देन हम इंटरमीडिएट्स की तरफ जाते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी बढ़नी होती है, तब आपको जीओसी के बारे में चीजें पता होनी, इनफैक्ट एरोमेटिसिटी के बारे में भी चीजें पता होनी चाहिए। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है कि आप सीधा ये टॉपिक शुरू नहीं कर सकते एक बार को आप, वैसे तो हम फिजिकल केमिस्ट्री में भी ऐसा कभी नहीं करेंगे कि सीधा कोई भी टॉपिक शुरू कर देंगे, बट उसमें एक बार को चांस होता है, इसमें चांस नहीं है। पहले पढ़ना है तो जीओसी ही पढ़ना होगा। देन इंटरमीडिएट्स के बाद हम जाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के, रिएक्शन मैकेनिज्म्स के बाद कॉमन नेम रिएक्शन, जिसे हम चैप्टर नाम डालते हैं नेम रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट, ये एक चैप्टर होता है ना। फिर रिएजेंट्स आपका एक पर्टिकुलर पूरा चैप्टर है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप, इंटर कन्वर्सेशन, है ना। इसकी सेलेक्टिविटी आती है यहाँ पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और देन आपके पास ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो रिट्रो वाली थोड़ी बातें होती है, प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन, वो भी जस्ट एक टॉपिक मेंशन है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो। असिमेट्रिक सिंथेसिस, इसको भी डील किया जाता है, अलग अलग जगह साथ साथ बता दिया जाता है ना। स्टीरियो केमिस्ट्री में भी थोड़ा बताया जाता है। और ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, पेरिसाइक्लिक एंड फोटोकेमिस्ट्री, बहुत बड़ा चैप्टर हो रहा है आजकल। और उसके बाद हिट्रोसाइक्लिक, ये आपका क्या है, हिट्रो है ना, हिट्रोकेमिस्ट्री, हिट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री ये। एंड आपका बायोमोलिक्यूल्स, जिसे हम पहले बोलते थे बट नेचुरल प्रोडक्ट्स इसे बोला जाता है। यहाँ पर एल्कलॉइड्स वगैरह भी आ गए हैं, एल्कलॉइड्स, टर्पीन्स वगैरह, ये बीएससी में आपने पढ़े होंगे। बेसिक मेन तो ये होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इसके न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन बनते हैं, आरएनए, डीएनए, यहाँ पर इनके क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं। एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स में भी जब आप कार्बन टर्मिनल, एन टर्मिनल, इन सबको पढ़ने जाते हो तो इनकी कुछ पर्टिकुलर सेलेक्टिव रिएक्शन यहाँ पर आप पढ़ने जाते हो, सेंगर मेथड्स वगैरह कई चीजें यहाँ पर होती है। और फिर आपकी ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, है ना। ये क्या है भाई, कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। आइए एक बार कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ किस तरीके से वेरी करती है। देखो ऑन एन एवरेज अगर आप लगा के चलो, ये है जर्नल, है ना, ये जर्नल कैटेगरी का है। ये परसेंटेज है भाई, ये कितना है, परसेंटेज है। अगर 50% ये कहीं लिखा हुआ है, 50 कहीं लिखा हुआ है, अगर कोई कह रहा है 50%, तो आप समझ के चलो वहां से मार्क्स कितने आए, 100 मार्क्स। 200 मार्क्स का पेपर था, 100 मार्क्स अगर कोई आर लेकर आया था तो उसकी कट ऑफ क्वालिफाइड हो गई थी और उसका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था। तो ऑन एंड एवरेज आप देख सकते हो 50, 52, 50, 55, 47, 57। 55 का मतलब 110 मार्क्स, 57 का मतलब 114 लगभग मार्क्स गए थे 200 मार्क्स में से। जेआरएफ की कट ऑफ 114 के आसपास, जब पेपर भी फिर कंपैरेटिवली बहुत ईजी होगा। अब ऑन एंड एवरेज देखो 100 से 105 रहता है, जैसे 50 हो गया, 52 हो गया, 50 100 मार्क्स, 52 लगभग 104 हो गया, फिर से 50 100 मार्क्स, 55 ये 110 चला गया, ये तो और भी कम है 47, है ना। ये आपका लगभग 94 के अराउंड, 95 के अराउंड मार्क्स हो गए इसके, ठीक है। इतनी इसकी कट ऑफ रहती है। और आप पकड़ के चलो आइडिया लमसम ये 100 105, है ना। कभी कभी अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है तो 100 105 के अराउंड रह रही है कट ऑफ। थोड़ा सा मुश्किल ही मान लेते हैं, 105 से 110 सोच के चलो। पहला थॉट जो दिमाग में रह जाता है वो हमेशा अक्सर घर बना लेता है, तो 110 एक टारगेट लेकर चल लो। ज़्यादा लेकर चलेंगे तो कम तो पक्का अचीव कर ही लोगे। एलएस की कट ऑफ हमेशा 10 नंबर कम रहती है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखो, इसकी 50% थी यानी कि 100 मार्क्स था, इसकी 45% है। पॉइंट का अब हम इतना नहीं लेकर चल रहे हैं, लमसम 90 मार्क्स, लगभग 10 मार्क्स के आसपास कम रहती है। इसकी 52 थी, है ना, तो इसकी 47 थी, मतलब 5% कम।
इसका यहां पर 50 मार्क्स 50% था यानी कि 100 मार्क्स, तो इसकी कितनी गई 45 मार्क्स। ये LS की कट ऑफ है, लेक्चरशिप की। किसकी कट ऑफ है जी? ये लेक्चरशिप की कट ऑफ है। ये बात ध्यान रखना, ये बात अपने जहन में रखना, 10 मार्क्स कम जाएगी। कई लोग सिर्फ लेक्चरशिप को क्वालिफाई करने के लिए ही फॉर्म देते हुए तो उनके 10 मार्क्स पहले ही कम होते हैं। बट हाँ, जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो वहां पर दोनों चीज लिखी होती है कि आप JRF के लिए पेपर दे रहे हो या फिर JRF प्लस LS दे रहे हो, है ना। अगर आप LS होता है, जस्ट LS होता है और JRF प्लस LS होता है। तो कई लोग सिर्फ LS भर देते हैं, समझ रहे हो। जब आप पेपर भरने जाओगे, फॉर्म भरने जाओगे तो उसमें 2 कॉलम आते हैं कि सिर्फ लेक्चरशिप या फिर JRF प्लस लेक्चरशिप का होता है। तो हमेशा JRF वाला ही क्लिक करना चाहिए क्योंकि वो क्वालिफाइड हो रहा है तो अल्टीमेटली LS आपका क्वालिफाइड माना जाएगा। अगर आप लेट सपोज पेपर का फॉर्म भरते वक्त आप सिर्फ LS भर देते हो और गलती से क्या, भगवान की दया से या फिर आपकी मेहनत से आपने JRF की कट ऑफ भी क्वालिफाइड, ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ LS भरा था और नंबर पहुंचा दिए उन्होंने अपने 130 140 नंबर पहुंचा दिए। 140 नंबर का अब क्या ही मतलब रह गया, आप उनका JRF क्वालिफाइड माना ही नहीं जाएगा क्योंकि आपने सिर्फ LS भरा था। तो ये मत करना, भरो हमेशा JRF, ठीक है भाई। उसके बाद हमारे पास रेफरेंस बुक की कुछ बातें कर लेते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। वैसे जब भी आप जहां पर भी पढ़ने जाओगे, जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी वहां पर आपको बताया जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जर्नल रेफरेंस बुक रहती है, पहली होती है क्लेडन, वो पहले पढ़ा जाता है, देन कैरोथर्स। मैंने जो पढ़ी थी भाई, पहले क्लेडन पढ़ा था, फिर कैरोथर्स पढ़ा था और उसके बाद कुछ चीजों के लिए मैंने जिफल एंड नर्न्स पढ़ी थी। हालांकि जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डीप में पढ़ोगे तो ये तीनों चीजों से उठाकर आपको क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, क्लेडन, कैरोथर्स एंड जिफल एंड नर्न्स। जिफल नर्न्स एक ही बुक है, इसको अलग अलग समझते हैं कई लोग, मतलब कोई कह रहा है कि नर्न्स पढ़ ली, नहीं मैंने जिफल पढ़ी थी, दोनों एक ही है भाई, ठीक है। चलिए, मतलब कि ये एक ऐसी बुक है, दोनों राइटर के नाम से फेमस है। कोई लोग इसको नर्न्स के नाम से ज्यादा फेमस करके बैठा है, कोई जिफल के नाम से करके बैठा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक रेफरेंस बुक है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन, रेफरेंस बुक CSR नेट में इसलिए बोली जाती है, इससे डायरेक्ट उठकर क्वेश्चन आते हैं, है ना। पढ़ने के लिए आप इंडियन ऑथर फॉलो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, इनऑर्गेनिक में करते भी हैं लोग, असीम के दास पढ़ते हैं, अजय कुमार पढ़ते हैं, ये बुक पढ़ी जाती है। बट डायरेक्ट जो क्वेश्चन जिसके रेफरेंस क्लेम करने के लिए यूज किए जाते हैं वो ये है, हाउसक्राफ्ट होती है ना, ये हाउसक्राफ्ट है। देन ये हुई बुक का पेज है, ये मिसलर एंड टार का पेज है पहला। हुई बुक का आप देखोगे, हुई बुक तो एक ग्रंथ के टाइप है, मतलब कि उसमें कोई ऐसे आपको चित्र रंग बिरंगे नहीं मिलेंगे, सीधी सी बुक है। और उसके बाद एटकिंस फिजिकल में भी होती है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी होती है। हाउसक्राफ्ट, मिसलर एंड टार और हुई तो बहुत ज्यादा फॉलो होती है। ये चारों से क्वेश्चन आपको, अगर आप किसी भी पेपर को उठा लो और उसके आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन ढूंढने हैं तो इनमें से ही मिलेंगे। अब कोई पूरी नहीं पढ़ सकता, कोई पूरी पढ़ता भी नहीं है। इसको कैसे डील किया जाता है, जैसे कोई टॉपिक चल रहा है, ओरिजिनल डायग्राम लेट सपोज पढ़ लिया आपने, तो उससे रिलेटेड थोड़े से हाउसक्राफ्ट में चीजें देख ली, कोई एक चीज आपको बुक फॉलो करनी है तो हाउसक्राफ्ट बिल्कुल मेजर रेफरेंस आप लेकर चल सकते हो। दिस इज हाउसक्राफ्ट। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास ये एक बेसिक बुक है ना, जैसे कि एटकिंस सबसे बड़ा रेफरेंस माना जाता है। हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री में लोग बुक से ज्यादा, मतलब क्योंकि एक टूल है फिजिकल केमिस्ट्री, पढ़ लिया, तैयार कर लिया तो फिर सारी बुक के क्वेश्चन बन जाते हैं। एटकिंस पढ़ते हैं लोग, KL कपूर बिल्कुल पढ़ते हैं भाई, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के तो, या फिर बेसिक जो आप BSc कर रहे हो वहां पर KL कपूर बताई जाती है। PSP पूरी शर्मा पठानिया। उसके बाद एंजल एंड ग्रीड बुक होती है जो थर्मोडायनेमिक्स के लिए बेसिकली काफी अच्छी है, काइनेटिक्स और स्टेट थर्मो इनके लिए अच्छी है। मैक्वेरी एक बुक है जो क्वांटम केमिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी है, तो ये बात लिख लेना साथ साथ। एटकिंस पूरा बड़ा रेफरेंस माना जाता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है भाई। मार्क्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, मार्क्स एनालिसिस के बारे में हम एक बारी बात कर लेते हैं, क्या मार्क्स एनालिसिस रहा होता है, ठीक है। देखो भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सबसे जो बड़े बड़े चैप्टर हैं पहले वो देख लेते हैं। बड़े बड़े जो चैप्टर हैं, पहला चैप्टर सबसे बड़ा जो माना जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इससे क्वेश्चन आना कंपलसरी है और बहुत सारे क्वेश्चन आना इससे कंपलसरी है। 20, 24, 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का तो नहीं जाएगा क्योंकि ऑड नंबर बन ही नहीं सकता, रहता है इतने मार्क्स का हमेशा। ये एक एवरेज एनालिसिस है भाई, है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मत समझना, ये एवरेज है। किसी बार अगर इसमें से 30 का आया है तो किसी और में से कम का भी आया होगा, ये बात ध्यान रखना। यहां पर मैंने केमिकल बॉन्डिंग प्लस पीरियोडिसिटी को इंक्लूड ही किया है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो यहां पर हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत मेन है, उसके बाद OMC, है ना। आइए, ये पढ़ाया जाएगा आपको पूरा आराम से, अच्छे से हम पढ़ते हैं इसको। कोऑर्डिनेशन में बहुत सारे लेक्चर्स लगते हैं, इसकी सारी डीप में चीजें पढ़े जाते हैं और इससे क्वेश्चन
बनते हैं, आराम से बनते हैं। बहुत से क्वेश्चन सीधा सीधा आपको नोट से एग्जैक्ट मिलेंगे। इनफैक्ट नोट से नहीं होते भाई, वो बुक मतलब बुक ही है जो हम पढ़ रहे हैं, बुक ही है जो हम पढ़ा रहे हैं, तो बुक से ही है वो क्वेश्चन। उसका ऐसा नहीं कहेंगे कि क्वेश्चन हमने खुद दिमाग से बना दिया था, वो क्वेश्चन बुक से था, बुक से पढ़ के आपके नोटबुक में आया होगा, और नोटबुक से क्वेश्चन में कई बार दिख जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। उसके बाद मेन ग्रुप केमिस्ट्री समुंदर है, बहुत बड़ा समुंदर है जिसे बहुत डीपली पढ़ना पड़ता है ना, और इससे क्वेश्चन आते हैं, है ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रायोरिटीज वाइज अगर किसी को टॉपिक करने होते हैं तो पहले मैं नहीं कहता कि मेन ग्रुप को देखो, क्योंकि भाई ये समुंदर है, इसको जितना पढ़ो उतना कम है ये। मगर हाँ, ये समुंदर भी काबू में आ सकता है, कोऑर्डिनेशन और ओएमसी वाला, और पढ़ने के बाद नंबर भी यहां से आते हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिसिटी प्यारा चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है। हाँ, इसको ठीक से अगर पढ़ लिया तो यहां से आपके क्वेश्चन आराम से बनते हैं, तो इनको भी ध्यान रखना। और बायो इनऑर्गेनिक काफी चल रहा है, 6 से 8 यहां पर लिखा है, कभी कभी तो ये 12 मार्क्स का भी आया हुआ है ना। रफ आइडिया है कि ये 6 से 8 मार्क्स का आता है, कभी 12 10 इतने मार्क्स का भी ये आया हुआ है, 6 मार्क्स का तो आ ही रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम टिक करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये सारे चैप्टर हैं ये इक्वल वेटेज के ही हैं, लगभग ये इक्वल वेटेज के ही है, 4 से 6, कभी ये 8 का आ जाएगा तो ये 4 का आ जाएगा, कभी ये 4 का है तो वो 8 का आ जाएगा, इस तरीके से चलती है ना, इस तरीके से चलती है। न्यूक्लियर बढ़ भी जाता है भाई, इसको 4 to 6 ही कर लो। तो ये रफ आइडिया है। ये जो पांचों चारों चैप्टर है, मतलब 10 चैप्टर टोटल, 10 बेसिक यूनिट मानी जाती है, 5 थोड़ी सी इक्वल वेटेज की रहती है ना। एनालिटिकल कभी कभी ज्यादा भी आती है भाई, काफी ज्यादा भी चली जाती है, क्योंकि एनालिटिकल का क्वेश्चन फिर फिजिकल में भी हम कह देते हैं ये भी एनालिटिकल का है, जैसे डाटा एनालिसिस वाला, तो वो क्वेश्चन भी यहां पर होते हैं। बट मेजर जो 5 चैप्टर हैं वो ये ऊपर वाले हैं, इनको हमेशा पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, आप इनको छोड़ ही नहीं सकते, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एवरेज है ना, ये एवरेज एनालिसिस है, एक तरीके से हम एवरेज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जीओसी एरोमेटिसिटी से लगभग 4 से 6 मार्क्स इससे ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा प्रायोरिटी वाइज यहां पर हमें पता लगता है। स्टीरियो केमिस्ट्री क्योंकि अलग अलग जगह भी रिलेट होती है ना, अलग अलग जगह भी रिलेट होती है, पर्टिकुलर जस्ट स्टीरियो केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्टीरियो आइसोमर किसी के पूछ लिए, है ना, आरएस कॉन्फ़िगरेशन किसी से पूछ लिया, ये पर्टिकुलर स्टीरियो केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आते हैं। और इसके साथ साथ स्टीरियो केमिस्ट्री अलग अलग जगह पे, जैसे नेम रिएक्शन में आगे जाके यूज हो रही है, आपको लेट सपोज प्रोडक्ट दिया है फिशर में और आपका उसको कन्वर्ट कर दिया सोहॉर्स में या न्यूमैन में, तो वो भी एक टूल होता है स्टीरियो केमिस्ट्री का, ये ध्यान रखना। इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म एक बड़ा पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट है, रिएजेंट्स बहुत बड़ा पार्ट है, ये तीनों बहुत बड़े पार्ट हैं, इनफैक्ट ये चारों, इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट्स, पेरी, फोटो और नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट, इसी सीक्वेंस में ये बताया भी जाता है। एंड देन उसके बाद आपके पास ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा, और ये 2 छोटे टूल हैं जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, नेचुरल प्रोडक्ट एंड हेट्रोसाइक्लिक। एक्चुअली आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा लिंक करके पढ़ते हो, ये बात ध्यान रखना। आप पहले जीओसी एरोमेटिसिटी ही पढ़ेंगे, इसके बाद आप स्टीरियो केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। कुछ टॉपिक्स हैं जो इंटरलिंक नहीं होते, मतलब जिनको आप अलग से देख लेते हो, बट उसके लिए भी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे नेचुरल प्रोडक्ट है, एक आप अलग से देख सकते हो, पढ़ के जाओ भाई, नेचुरल प्रोडक्ट को भी पढ़ के जाओ। ऐसे टॉपिक्स हैं कभी कभी हम सोचते हैं कि यार ये पढ़े या ना पढ़े, कम क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते, मगर कई बार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहां से निकल कर आ जाता है। तो करना तो भैया इनको बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना, इनको करना तो बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, उसके बाद आगे अगर हम चलें, देन हमारे पास होता है क्या, फिजिकल केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स हमारे पास है। फिजिकल केमिस्ट्री के क्वांटम केमिस्ट्री सबसे बड़ा माना जाता है, क्वांटम केमिस्ट्री सबसे बड़ा यहां पर माना जाता है। उसके बाद टॉपिक्स कई हैं जो इंपॉर्टेंट रखते हैं, जैसे केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रो। अभी जैसे इलेक्ट्रो के ऐसे क्वेश्चन थे जो आप, कुछ क्वेश्चन इस बार पेपर में इलेक्ट्रो के ऐसे आए हैं जो सीधा अगर आपने 11th 12th की भी अगर चीजें अच्छी से कर रखी है वो भी क्वेश्चन आप कर दोगे, कुछ एडवांस भी आते हैं। तो फिजिकल में एक थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा एज मिल जाता है कि अगर हमने बेसिक सही कर रखे हैं अपने, है ना, 11th 12th में चीजें अच्छी कर रखी है, तो वहां से हमें फायदा हो जाता है। जैसे ये टॉपिक वहां पर हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रो हम पढ़ते हैं, थर्मो पढ़ते हैं, हाँ स्टेट थर्मो यहां पर इंक्लूड हो जाता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 18-20 का मार्क्स का बनता है। स्टेट थर्मो 8-8 मार्क्स की तो आ ही रही है लगभग, है ना, 8 मार्क्स की तो ऑन एन एवरेज ये आ ही रही है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद एक ऐसा टॉपिक जो आप सिर्फ मास्टर्स में ही पढ़ रहे हो, वो है ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी, क्वांटम, ये 2 टॉपिक हैं जो आप मास्टर्स में ऐड ऑन करते हो, ये बात ध्यान रखना। पॉलीमर
छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, 4 मार्क्स सीधे सीधे देकर जाता है। इसके 4 मार्क्स की अहमियत लगाकर इस टॉपिक को पढ़ना है या नहीं पढ़ना ये जज मत करना, ये पढ़ना तो है ही भाई। क्यों? क्योंकि ना सीधा सा क्वेश्चन होता है, 4-5 लेक्चर में खत्म हो जाता है ये टॉपिक। जैसे क्वांटम आपके 20-22-25 लेक्चर तक चले जाते हैं, है ना, और पॉलीमर जस्ट 4 लेक्चर 5 लेक्चर में आराम से डन हो जाता है और 4 मार्क्स दे जाता है। और सीधे से मतलब 20 पेज तो बहुत ज्यादा बता दिए, 15 पेज के आसपास नोट्स बनेंगे, उसको देख लेना, काम बन जाएगा। सॉलिड स्टेट ये भी आप पढ़ते हो पहले, है ना। फिजिकल स्पेक्ट्रा थोड़ा सा ऐड होता है बीएससी से मास्टर्स के अंदर, थोड़ा सा ज्यादा ऐड हो जाता है, तो ये रफ आइडिया है। इसमें अगर अहम टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स हम कह देते हैं, और फिजिकल स्पेक्ट्रा, हाँ ये मेन टॉपिक्स, हम मेजर टॉपिक्स यहां पर रखते हैं, इन बात का ध्यान रखना। तो ये सारा सिलेबस भी हमने यहां पर पढ़ लिया है ना, सिलेबस के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया है। ये एक कंप्लीट, देखो अगर कंप्लीट आप पेपर निकालो कितने मार्क्स का बनता है पूरा पेपर, अगर हम बात करें पूरा पेपर, पार्ट ए कितने का हो गया, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स का पार्ट ए हो गया, 70 मार्क्स का आपका क्या हो गया, 35 अटेम्प्ट, उसमें 15 ही अटेम्प्ट करने होते हैं, तो 30 क्वेश्चन हमारा पार्ट ए हो गया, 30 वहां पर हो गया पार्ट ए, और 70 वहां से, और यहां पर हमारे पास कितने हो गए हैं, 70 हो गए, 100 ये हो गए, टोटल 200 मार्क्स का मैक्सिमम आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मगर पेपर कितने का बनता है, क्वेश्चन पेपर में कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं, पार्ट ए 40 मार्क्स, पार्ट बी कितना 80 मार्क्स, पार्ट सी कितना 60 मार्क्स, टोटल क्वेश्चन 60 क्वेश्चन टोटल होते हैं, और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स यानी कि 240 वहां पर होगा। ये लगभग कितना चला गया, 320 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लगभग 100, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक लगभग 105, इस तरीके से फिजिकल भी 105 और ऑर्गेनिक 110 इस तरीके से रहती है, ये ध्यान रखना। उसमें से आपको अटेम्प्ट मैक्सिमम आप ये करते हो, ये बात ध्यान रखना। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज आपको पूछनी है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, है ना। उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर लगी होगी, है ना, चीजें समझ में आई होगी। तो ये सारी बातें थी सीएसआर नेट केमिकल साइंसेज के लिए, है ना, जो एक काफ़ी अहम एग्ज़ाम है, अहम एग्ज़ाम इन द सेंस इसका दर्जा आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, या फिर आपके पेरेंट्स के बीच में भी काफ़ी होगा कि अगर आप बीएससी एमएससी वाली लाइन में हो तो थोड़ा सा इसका रहता है कि अरे वो नेट की तैयारी कर रहा है, तो उसी को ही बहुत ज़्यादा मान लिया जाता है। और नेट क्वालिफाई कर लोगे तो आप देखना कि आपके आसपास शहर में, गांव में तो ये काफ़ी अच्छा वो मिलेगा कि अरे नेट क्वालिफाइड है। इसीलिए नहीं करना हमें, सिर्फ इसीलिए नहीं करना हमें, हम समझदार हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पता है किस चीज़ की ज़्यादा एडवांटेज है, किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है, हम उसलिए चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्ट सीखो, सब्जेक्ट बनाओ। हाँ, अगर कोई इस एग्ज़ाम की तैयारी करता है ना, तो कन्फर्म ये है कि उसने सब्जेक्ट पूरा, है ना, एकदम पी लिया है, घोल के पी लिया है। काफ़ी पूरा सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, क्योंकि बेसिक भी पढ़ना पड़ता है और एकदम एडवांस भी पढ़ना होता है। इसको नहीं पढ़ा, बेसिक को नहीं पढ़ा, यहां पर पहुंचने में मजा नहीं आएगा। और यहां पर अगर इसको नहीं पढ़ के गए, सिर्फ इतना रह गए, तो हम अपनी चॉइसेस पहले ही नेग्लिजिबल करके चले जाएंगे, हमारा गेम छोटा हो जाएगा, 60 में से 25 का नहीं रह जाएगा अगर हमने कुछ एडवांस टॉपिक्स नहीं पढ़े तो पढ़ेंगे, कभी जरूर मिलेंगे तो जरूर पढ़ेंगे, अच्छे से बताएंगे आपको सारी चीज़। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, जहां पर भी हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिंदास कॉन्फिडेंट होकर उस एग्जाम की तैयारी करो। हर चीज़ पाई जा सकती है, आराम से पाई जा सकती है। बस हाँ, उसके लिए फिर एक गोल हो, एक टाइम के लिए एक ही गोल रखो कि भाई आज तय है कि अगले 6 महीने में ये वाला मेरा टारगेट है। लाइफ में कोई भी चीज़ करनी है तो उसको एक टाइम पे एक टारगेट रख के चलो, वो आप जरूर अचीव करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।